हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर और मेरी कहानी योर शैडो। तो चलिए इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, जहां जो वांगची था उसकी तबीयत ख़राब हो चुकी थी। इसी वजह से वीन को घर पर रुकना पड़ता है क्योंकि लैनशांग जो कि कहीं बाहर चली गई थी, बाहर किसी काम से गई हुई थी, और वही यांग यांग जिसका किडनैप हो चुका था। इसलिए वांगची अभी वीन को वांगची का ख्याल रखना पड़ रहा था। वांगची जो कि अपने रूम में अपने बेड पर सो रहा था, उसे काफ़ी फीवर था। हालांकि लैनशांग ने उसे मेडिसिन दे दी थी, लेकिन फिर भी उसकी कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी और वांगची ब्लैंकेट से खुद को कवर करके वहाँ पर सो रहा था। वहीं वीन जब वो देखता है कि आधा एक घंटा हो चुका है, लेकिन अभी तक वांगची की कोई भी आवाज़ या फिर वो बाहर नहीं आया है, ये देखकर विंग कुछ सोचकर वांगची के रूम में जाता है। तो जैसे ही वांगची के रूम का दरवाज़ा खोलता है, वो देखता है कि वांगची अपने बेड पर कडल होकर लेटा हुआ है। ये देखकर विंग को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वांगची ओमेगा था और विंग एक अल्फ़ा, इसीलिए वो वांगची के रूम में जाने से थोड़ा सा हिचकिचाता है, लेकिन फिर वो अपने सर को हिलाकर अंदर चला जाता है। फिर विंग जाता है और उस ब्लैंकेट को हल्का सा हटाकर वो देखता है तो वांगची का जो फॉरहेड था वो बहुत ज़्यादा गर्म था। हाँ, उसका सर बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था। ये देखकर विंग उसके फॉरहेड पर अपने हाथ को तो रख ही रखा था उसने। फिर वो देखता है कि पास में ही बाउल है, उसमें पानी है और वहाँ पर एक वेट टॉवल भी रखा हुआ है। ये देखकर विंग उस वेट टॉवल को पानी के उस बाउल में डालता है, जिसका पानी अभी भी ठंडा था। हाँ, अभी भी पानी ठंडा था क्योंकि एसी ऑलरेडी ऑन थी और इस वजह से पानी ऑलरेडी चिल्ड था। ये देखकर विंग पहले एसी को बंद करता है और उसके बाद फिर उस टॉवल को अच्छे से भिगोता है, उसे अच्छे से गीला करता है और फिर उसे वांगची के सर पर रख देता है। वांगची का सर जो कि बहुत ज़्यादा वेट था क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी स्वेट आ रहा था, और वहीं वांगची जो कि फीवर में था, अनकॉन्शियस था, उसे इतना होश नहीं था। इस वजह से वो अनकॉन्शियसली अपने फेरोमोन्स रिलीज़ कर रहा था, उसके ओमेगा फेरोमोन्स, जो कि विंग स्निफ कर पा रहा था। वांगची के हल्के हल्के वो सैंडलवुड फेरोमोन्स, हाँ, उसकी जो सेंट थी वो सैंडलवुड की थी, इसीलिए विंग उससे थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट हो रहा था। और विंग अपने सर को फिर से शेक करता है क्योंकि वांगची के फेरोमोन्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। वांगची के जो फेरोमोन्स थे वो स्वीट और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, और इस वजह से वो विंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहा था। और विंग अपने सर को नॉर्मली शेक करता है कि उसे अपने ध्यान को नहीं भटकने देना। वांगची की तबीयत ठीक नहीं है और उसे वांगची की हेल्प करनी चाहिए, ना कि इस तरीके से कुछ गलत सोचना चाहिए। और विंग फिर अपने सर को झटक देता है, लेकिन फिर उसकी नज़र वांगची के फेस पर जाती है। वांगची का फेस जो कि फीवर की वजह से हल्का हल्का रेडिश हो चुका था, उसकी नोज़ बिल्कुल रेड हो चुकी थी, उसके लिप्स हल्के हल्के स्वेले लग रहे थे। हालांकि स्वेलन थी नहीं, लेकिन फिर भी विंग को लग रहा था कि उसके लिप्स थोड़े थोड़े स्वेले हैं, इसीलिए वो बस वांगची को देख रहा था और उसके सर पर पट्टियाँ बदल रहा था बार बार। और ऐसे ही करते करते विंग वहीं बैठा रहता है। करीब 2 घंटे बीत जाते हैं और विंग को वांगची का फीवर हल्का हल्का कम होता महसूस होता है, लेकिन उसे वांगची के फेरोमोन्स की जो स्मेल थी वो बहुत ज़्यादा आ रही थी। वहीं हम दूसरी तरफ लैनशांग को देखते हैं, जो कि अपने एक फ्रेंड से मिलने गई हुई थी। जो कि उसका फ्रेंड था वो एक डिटेक्टिव था और लैनशांग उससे पता करवाना चाहती थी कि आखिर यांग यांग है कहाँ पर, इसीलिए वो उससे कुछ बात करने गई थी। वो उससे बात कर ही रही थी कि तभी लैनशांग की नज़र अपने फ़ोन पर एक अलार्म पड़ जाती है, जिसे देखकर उसकी भौहें अपने आप ही ऊपर उठ जाती है और वो बहुत ज़्यादा शॉक होती है और वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। ये देखकर उसकी फ्रेंड उससे पूछती है, क्या हुआ लैनशांग, तुम इतनी परेशान क्यों हो, क्या बात है? जिस पर लैनशांग
अपने सर पर हाथ रख कर कहती है, ओह माय गॉड, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ। घर में इतना कुछ चल रहा है, इतनी ज़्यादा टेंशन चल रही है सबके में, मैं ये सारी चीज़ें कैसे बोल सकती हूँ। ओह माय गॉड, अब क्या होगा। मैं तो घर से ऑलरेडी बहुत दूर हूँ, मुझे घर जाने में 1 घंटा लग जाएगा, 1 घंटे में बहुत कुछ हो जाएगा। जिस पर उसकी फ्रेंड से काम डाउन करवाते हुए पानी देते हुए कहते, आखिर बात क्या है, तुम इतना परेशान क्यों हो, क्या हुआ है। इस पर लैंशांग परेशान होकर कहते, आज 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 वांग जी की हीट का दिन है। वो तो फीवर में है, उसे तो खुद कुछ पता नहीं चलेगा और कहीं वो अपनी हीट में ना आ जाए और घर पे। जिस पर उसकी फ्रेंड कहती है, अगर ऐसा है तो किसी ओमेगा सर्वेंट से कह दो कि दरवाज़ा बंद कर दे, इससे ज़्यादा क्या करेगी, और तुम भी तो यही करती ना। जिस पर लैंशांग कहती है, हाँ सर्वेंट सारे छुट्टी पे हैं आज। इस पर उसकी फ्रेंड कहती है, ठीक है तो बॉडीगार्ड्स को कह दो कि वो वहाँ से दूर हो जाए। इस पर लैंशांग कहती है, बात ये नहीं है, बात ये है कि वींग घर पर है। और ये सुनकर उसकी फ्रेंड कहती है, व्हाट। जिस पर लैंशांग परेशान होकर कहती है, वींग घर पर है और मैंने उससे कहा कि वो वांग जी का ख्याल रखे। माय गॉड, अगर वो वांग जी के पास और वांग जी की हीट में अगर उसने उसके फेरोमोन स्निफ करे तो क्या होगा। सच में बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, मैं क्या करूँगी। और ये सुनकर उसकी फ्रेंड कहती, तो तुम पैनिक मत हो, तुम विंग को कॉल करो और उससे कहो कि वो वांग जी से दूर रहे। इस पर अंशु कहती, हाँ मैं विंग को कॉल करती हूँ। और ये बोल कर वो विंग को कॉल करती है, लेकिन विंग का जो फ़ोन था वो विंग स्टडी रूम में ही रखकर भूल चुका था और वो वांग जी के साथ बैठा हुआ था। वांग जी का फ़ोन जो कि स्टडी रूम में रिंग कर रहा था। लैंशांग परेशान होकर कहती है, ये लड़का मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा, मैं कितनी बार कॉल कर चुकी हूँ। लैंशांग उसे कम से कम 10 बार कॉल करती है, लेकिन विंग एक बार भी उसका कॉल नहीं उठाता। ये देख कर लैंशांग परेशान होकर कहते हैं, नो मैं रिस्क नहीं ले सकती, मुझे जाना होगा, मैं बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ सकती। अगर यांग को पता चलता तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और ये बोल कर वो जाने लगती है। ये देखकर उसकी फ्रेंड कहती है, काम डाउन, तुम ड्राइवर को ले जाओ अपने साथ, तुम कार ड्राइव नहीं कर पाओगे, तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं है। इस पर यांग परेशान होकर कहती है, मैं क्या करूँ। उसे गायब हुए 1 दिन भी पूरा नहीं हुआ है और मैं पूरी फैमिली को भी नहीं संभाल पा रही, मैं क्या करूँ। और ये बोल कर लैंशांग काफ़ी ज़्यादा लिटरली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो एक ड्राइवर को लेती है और अपने साथ और वो घर के लिए निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं जो कि वांग जी की बार पट्टियाँ चेंज कर रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे वांग जी के जो फेरोमोन्स थे वो बढ़ने लगे थे, उसकी सेंट और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही थी। ये देख कर विंग कहता है, इसकी सेंट इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों हो रही है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इसकी सेंट इतनी ज़्यादा हैवी क्यों हो रही है और इसकी ब्रीथिंग की भी बहुत हैवी हो रही है। इसकी बॉडी का टेम्परेचर तो नॉर्मल हो गया था, धीरे धीरे हाई क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। और ये बोल कर विंग को खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उसने आज तक कभी किसी ओमेगा को उसकी हीट में देखा ही नहीं। हाँ, वो खुद अपनी रट में ज़रूर आता था, लेकिन उस वक्त भी वो घर से बाहर रहता था, उसे घर से दूर रखा जाता था, इसीलिए उसे नहीं पता था कि वांग जी की कब हीट आती है और वो उसका हीट में क्या रिएक्शन होता है। इसलिए विंग पूरी तरीके से अनअवेयर था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो बस ये सोच रहा था कि शायद ये फ़ीवर की वजह से, शायद वांग जी का फ़ीवर है, इस वजह से वांग जी इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। लेकिन वहीं वांग जी जैसे अपनी बॉडी में हल्का पेन हो रहा था और अब वो होश में आने लगा था। धीरे धीरे वांग जी होश में आ रहा था, लेकिन वो पूरी तरीके से होश में नहीं आ रहा था और उसे अपने पास किसी अल्फ़ा के स्ट्रॉन्ग फेरोमोन्स फील हो रहे थे और उसके अंदर का ओमेगा उस अल्फ़ा के उन स्ट्रॉन्ग फेरोमोन्स की वजह से उसकी डिमांड कर रहा था। हाँ, वांग जी का ओमेगा उस अल्फ़ा को चाह रहा था जिसके फेरोमोन्स इतने स्ट्रॉन्ग है, जिसकी प्रेजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग है और वो वांग जी के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा था। एक तो वांग जी ऑलरेडी फीवर में था, ऊपर से उसकी हीट, दोनों ही उसे ट्रिगर कर रही थी। इस वजह से वांग जी के मुंह से अचानक एक दर्द भरी मोइन निकलती है और जैसे ही विंग ये सुनता है, विंग चौंक जाता है और वो वांग जी की तरफ देखता है जो कि अपने लिप्स को बाइट कर रहा था। विंग ये देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता और वो वांग जी को उठाते कहता, वांग जी उठो, ये तुम क्या कर रहे हो वांग जी।
वांग जी तुम होश में आ गए? वांग जी उठो, हम डॉक्टर के पास चलते हैं, तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं है, तुम उठो। वांग जी तुम मेरी बात सुन पा रहे हो? वांग जी, क्या तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है? विंग जो कि बार बार वांग जी का नाम ले रहा था, लेकिन वांग जी का कोई रिएक्शन नहीं आ रहा था। वांग जी बस अपने लोअर लिप को बाइट कर रहा था बार बार, और इससे विंग पूरी तरीके से हैरान था। वांग जी जिसके अंदर से उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग सेंट आ रही थी, क्योंकि वो धीरे 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 अपनी हीट में जा रहा था, और वहीं दूसरी तरफ विंग जो कि वांग जी के पास बैठा हुआ था, उसे वांग जी की सेंट आ रही थी, और वो समझ चुका था कि वांग जी के साथ कुछ तो गड़बड़ है, हाँ कुछ तो गलत है, क्योंकि विंग को ये सेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही थी। उसे वांग जी के फेरोमोन्स बहुत कम फील होते हैं, क्योंकि वांग जी हमेशा सेंट ब्लॉकर का यूज़ करता है, लेकिन अभी वो फीवर में था और उसके रूम में उसके सेंट ब्लॉकर भी नहीं थे। इस वजह से वांग जी अपनी हीट में जा रहा था, और विंग जैसे ही उसे कुछ गलत होने का हिंट होता है, उसके सिक्स सेंस काम कर रहे थे, और उसके सिक्स सेंस उसे कह रहे थे कि विंग उठ और यहाँ से निकल। और विंग यही करने के लिए जैसे ही उठता है कि तभी वांग जी जो कि फीवर में था, वो उसके हाथ को पकड़ लेता है, उसके स्लीव को टाइटली होल्ड कर लेता है। ये देखकर विंग वांग जी की तरफ देख रहा है, जिसने अब विंग के हाथ को अपने सीने से लगा लिया था, और वो उसे हक करके लेटा हुआ था। ये देखकर विंग अपने हाथ को वांग जी के हाथ से छुड़ाते हुए कहता है, लांसान छोड़ो मेरा हाथ, क्या कर रहे हो तुम? और जैसे ही विंग ये कहता है, वांग जी उसके हाथ को और भी टाइटली, लिटरली बहुत टाइटली अपने सीने से लगा लेता है। ये देखकर विंग फिर से वांग जी के हाथ को छुड़ाते हुए कहता है, लांसान। और वो जैसे ही थोड़ा ज़ोर से वांग जी का नाम लेता है, वांग जी अपनी उस अनकॉन्शियस कंडीशन में ही विंग के हाथ को और भी कसकर पकड़ लेता है, जैसे किसी को डर लगता है, और वो अपने पास रखी चीज़ को बहुत टाइटली हक कर लेता है। सेम वांग जी ने ही विंग के हाथ को टाइटली हक कर लिया था, और वहीं वो बिल्कुल किसी क्यूट रैबिट की तरह विंग के हाथ से लिपट कर लेटा हुआ था। ये देख कर विंग पूरी तरीके से हैरान हो चुका था, पूरी तरीके से परेशान हो चुका था, क्योंकि अब उसके ऊपर वांग जी के सेंट का असर होने लगा था। उसे धीरे धीरे अपने अंदर बहुत बहुत अजीब महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर धीरे धीरे जल रहा है। उसे बहुत बहुत सफोकेशन फील हो रही थी, क्योंकि वो एक अल्फ़ा है, अनमार्क्ड अल्फ़ा है, वो मार्क नहीं है। इस वजह से उसे ओमेगा के फेरोमोन से बहुत बहुत ज़्यादा फील होता है। और अभी वांग जी जो कि खुद भी एक अनमार्क्ड ओमेगा था, एक तरीके से विंग के लिए तो वो एक इन्विटेशन था। इस वजह से विंग ना चाहते हुए भी धीरे धीरे बहकने लगा था, और वो वांग जी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। वांग जी का वो टच उसे कहीं ना कहीं क्रेजी कर रहा था। विंग अपने बालों में हाथ फिराते कहता था, लांसान मेरा हाथ छोड़ो। और ये बोलकर वो अपने हाथ को छुड़ाने के लिए जैसे ज़ोर से झटकता है कि तभी वांग जी नींद में ही मौन करता है, और उसकी वो स्वीट मेलोडी जैसी वॉइस सुनकर विंग एक पल के लिए वही स्टन रह जाता है, और वो बस वांग जी को देखता रहता है। और उसकी नज़रें वांग जी के उस खूबसूरत चेहरे पर बिल्कुल अटक चुकी थी। उसने कभी भी वांग जी को उन नज़रों से नहीं देखा जिन नज़रों से वो आज उसे देख रहा था। उसने हमेशा वांग जी को ऐसा कज़न देखा है, लेकिन आज वो वांग जी को कज़न नहीं, सिर्फ एक ओमेगा की नज़र से, यानी कि एक अल्फ़ा की नज़र से देख रहा था। उसे सिर्फ वांग जी ओमेगा नज़र आ रहा था, जिसे वो देख रहा था। विंग बस एक टक वांग जी की शक्ल को देखे जा रहा था, और उसका हाथ अभी भी वांग जी के गिरफ्त में था। और विंग धीरे से जो विंग वांग जी से दूर हो रहा था, बेड से दूर खड़ा था, वो धीरे धीरे अब वांग जी के पास आने लगा था। और वांग जी नींद में ही अपने हाथ को अपने सीने पर फिराने लगा था। अब उसने विंग का हाथ छोड़ दिया था। हाँ, अब उसने विंग का हाथ छोड़ दिया था, लेकिन विंग अब पूरी तरीके से बेकाबू होने के कगार पर आ चुका था। उसकी आंखें चेंज हो चुकी थी, उसके अंदर का अल्फा बाहर आने लगा था। और वांग जी जो कर रहा था, हाँ वांग जी अब अपनी हीट में आ चुका था, और वो अपनी बॉडी पर, जो उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा हॉट हो रही थी, उस पर अपने हाथों को फिरा रहा था। उसने जो
वाइट कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी, वो उसके ऊपर से ही अपनी खुद की बॉडी को टच कर रहा था और इस वजह से विंग का गला सूखने लगा था। वो वांगची को देख रहा था, वांगची कैसे कैसे खुद को टच कर रहा था। विंग का मन, एक तरफ उसका मन उस पर चिल्ला रहा था, उससे कह रहा था कि विंग तुम क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, वो तुम्हारे वो बहुत छोटा है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, बचपन से तुम दोनों साथ में बड़े हुए हो, तुम ये हरकत नहीं कर सकते। और एक तरफ उसका उसका दूसरी साइड का उसका अल्फा कह रहा था कि विंग वो एक ओमेगा है, तुम्हारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, अगर तुम चाहो तो तुम उसे अपना क्लेम कर सकते हो, इतना ब्यूटीफुल ओमेगा तुम्हें इतनी इजीली नहीं मिलेगा और तुम तो जानते हो कि ये बिल्कुल प्योर है और तुम इसे इजीली ग्रैब कर सकते हो। विंग का अल्फा उसे चीख कर कह रहा था कि वांगची को एक्सेप्ट करे और वहीं दूसरी तरफ विंग का मन उसे चिल्ला कर, उसके अंदर आत्मा से चिल्ला कर बोल रही थी कि विंग इस रूम से बाहर निकलो, जल्द से जल्द बाहर निकलो, तुम गलत कर रहे हो विंग अपने कदमों को रोक लो, अगर तुमने एक बार गलत कदम उठा लिया उसके बाद तुम कभी वापस नहीं मुड़ सकते। तुम क्या जवाब दोगे सबको, तुम बड़े हो, तुम इससे बड़े हो और तुम्हें पता है कि इसकी क्या कंडीशन है, तुम खुद को कंट्रोल कर सकते हो। विंग तुम्हें खुद को रोकना पड़ेगा, विंग तुम ये नहीं कर सकते। विंग जो कि अपने अंदर ही अंदर लड़ रहा था, लेकिन उसकी नजरें वो वांगची पर टिकी हुई थी, उसके कानों में वांगची की वो मॉर्निंग साउंड जा रही थी। वांगची जो खुद को टच कर रहा था, मान कर रहा था, वो आवाज़ ही विंग के कानों में जा रही थी और विंग पूरे एक तरीके से देखा जाए तो वो ब्लैंक हो रहा था। धीरे धीरे उसके मन में चल रही वो लड़ाई, एक तरफ उसका मन, उसकी अंतरात्मा और दूसरी तरफ उसका वो अल्फा, वो दोनों जो आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे से कह रहे थे कि नहीं विंग ये कर सकता है और दूसरा वो कह रहा था कि विंग ये नहीं कर सकता। ऐसे ही दोनों के बीच बहस चल रही थी और विंग बस वांगची को देखे जा रहा था। उसकी वो मॉर्निंग साउंड उन आवाज़ों को जैसे दबा रही थी। हालांकि वांगची धीरे धीरे मौन कर रहा था, लेकिन विंग के मन में चल रही उस लड़ाई को पर वो मौन भारी पड़ रहा था और विंग धीरे धीरे वांगची की उन मॉर्निंग साउंड से बहकने लगा था। उसके कदम ऑटोमेटिकली बिना किसी कंट्रोल के वांगची की तरफ बढ़ रहे थे और वांगची तो धीरे धीरे खुद को टच कर रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे खुल चुकी थी और उसकी आंखें बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। उसकी वो आंखें चमक रही थी, हाँ, उसकी वो गोल्डन आईज शाइन कर रही थी, बिल्कुल किसी स्टार की तरह वो चमक रहा था। और वो अपने धीरे धीरे अपने उन लाल लिप को बाइट कर रहा था, उसके वो पिंक फ्लपी लिप्स जिन्हें वो बाइट कर रहा था बहुत ही अलग तरीके से। और विंग बस देख रहा था, विंग का गला बिल्कुल सूख चुका था और वो वांगची की तरफ बढ़ रहा था। विंग अपने कंट्रोल से अब बाहर जा चुका था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका दिमाग बंद हो चुका था, ना अब उसका मन कुछ कह रहा था, ना उसका वो अल्फा कुछ कह रहा था। अब बस आ रही तो सिर्फ वांगची की वो मॉर्निंग साउंड और विंग धीरे धीरे बढ़ते हुए वांगची के बिल्कुल पास चला जाता है और वांगची जो कि सो रहा था, बेड पर लेटा हुआ था, ब्लैंकेट अब उसके ऊपर से हट चुका था और वांगची जो कि अपने आप को ही अपने ही हाथों से प्लेजर करने लगा था। विंग बस उसे देख रहा था, उसकी उस मैसी कंडीशन को देख रहा था और अब विंग खुद अपने कंट्रोल से बाहर जा चुका था। वो वांगची के पास आता है और वांगची जो कि अपने लिप्स को बाइट कर रहा था, विंग अपने हाथ को बढ़ाता हर वांगची के गाल पर रखता है और जैसे ही वांगची को अपने गालों पर किसी का कोल्ड हैंड फील होता है, वो धीरे से अपनी आंखों को हल्का सा खोलता है और वो विंग की तरफ देखता है जिसकी वो अल्फा आइज शाइन कर रही थी, उसकी वो सिल्वर आइज चमक रही थी, उसके अंदर का अल्फा जाग चुका था। और विंग धीरे से कहता है लांसान और वहीं वांगची विंग के मुंह से जैसे ही अपना नाम सुनता है, उसकी उन डीप वॉइस में अपना नाम सुनता है, वांगची धीरे से कहता है गगा। जो सुनकर विंग बस नीचे झुकता है और वांगची जो अपने लोअर लिप को बाइट करने वाला था, विंग उसके लोअर लिप को अपने दांतों के नीचे दबा लेता है और वांगची अपनी आंखों को बंद कर लेता है और उसके मुंह से एक हल्की सी दर्द भरी आवाज़ निकलती है और अगले ही पल
विंग उसके उन दोनों लिप्स को जकड़ लेता है और उसे बहुत ही डीपली पैशनेटली किस करने लगता है, बहुत डीप और पैशनेट तरीके से। और वह जैसे जैसे वांग जी को किस कर रहा था, विंग के हाथ जो कि वांग जी की कलाइयों को पकड़ लेते हैं। वांग जी जो कि खुद को टच कर रहा था, विंग उसके हाथों को पकड़ कर बेड पर लगा देता है, उसके सर के ऊपर पिन कर देता है और खुद वो वांग जी के ऊपर आ चुका था और वो उसे बहुत ही पैशनेटली, डीपली, एग्रेसिवली, वाइडली किस कर रहा था। और वांग जी जो कि विंग के नीचे था वो तड़प रहा था और वो अपनी बॉडी को अनकॉन्शियसली विंग के ऊपर रब कर रहा था। और विंग को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आग के समंदर में खड़ा हो। वांग जी जितना इम्पेशेंट हो रहा था, विंग उससे ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहा था। पर एक चीज़ जो कि विंग को अभी भी कहीं ना कहीं बार बार याद आ रही थी कि वांग जी बहुत छोटा है, लेकिन विंग अब समझने की कंडीशन में था ही कहाँ। वो चाहकर भी अब खुद को नहीं रख पा रहा था। और फिर विंग अपने एक हाथ से वांग जी के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और वो अपने एक हाथ को वही वांग जी के नेक के नीचे लेकर जाता है और उसकी गर्दन को हल्का सा ऊपर उठाता है और उसे किस करने लगता है। वो वांग जी को बहुत ही डीपली पैशनेटली किस कर रहा था। किस करते करते वो धीरे धीरे अपने होठों को स्लाइड करता है और वांग जी के चिन पर लेकर आता है और उसके चिन को सक करता है, बाइट करता है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने होठों को सरकाते हुए उसके नेक पर लेकर आता है और उसके नेक पर वो किस करने लगता है, अपनी टंग से लिक करने लगता है और हल्के हल्के बाइट करने लगता है। और वांग जी बिल्कुल किसी मछली की तरह तड़प रहा था, जैसे कोई मछली बिना पानी के तड़पती हो। और वो बार बार अपनी बॉडी को विंग के ऊपर रब कर रहा था, विंग के बार बार अपनी बॉडी को हवा में फ्लोट कर रहा था, बार बार विंग की बॉडी से अपनी बॉडी को रब कर रहा था, टकरा रहा था। विंग धीरे से कहता है, लासान, कंट्रोल। लेकिन वांग जी अपनी आंखें खोलता है धीरे से और फिर से विंग से कहता है, गगा बहुत पेन हो रहा है, गगा प्लीज हेल्प मी। जो सुनकर विंग उसके चिन को पकड़ कर कहता है, मैं करूँगा तुम्हारी हेल्प, ऐसा करना बंद करो। जिस पर वांग जी अपने सर को नोट करता है, लेकिन वो फिर से अपनी बॉडी को रब करता है। ये देखकर विंग उसे अपनी आंखें छोटी करके देखता है। ये देखकर वांग जी अपनी आंखों को बंद कर लेता है। उसे बहुत पेन हो रहा था, उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, लेकिन उसे बस इतना फील हो रहा था कि विंग उसे काम डाउन कर सकता है, विंग उसके इस पेन को कम कर सकता है। और इसीलिए वांग जी वो कर रहा था। विंग का हाथ धीरे धीरे वांग जी की टी शर्ट के अंदर जाता है और वो वांग जी की बॉडी को टच करता है। और वांग जी जो कि विंग की कोल्ड हैंड का जैसे ही उसे अपनी बॉडी पर टच फील होता है, उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी जलती हुई बॉडी को बर्फ़ से ठंडक मिल गई हो, उसे एक सुकून मिल रहा था। और वो विंग के हर एक टच पर मौन कर रहा था, अपने लिप्स को बाइट कर रहा था। जो चीज़ देखकर विंग फिर से कहता है, लासान, बाइट करना बंद करो। जिस पर वांग जी फिर से बाइट करता है, जिससे विंग उसके लिप को अपने लिप में लॉक कर लेता है और उसे किस करने लगता है। उसका हाथ जो कि वांग जी की बॉडी को टच कर रहा था, बहुत ही पैशनेटली, बहुत ही ब्रूटली टच कर रहा था। और वो उसकी पूरी बॉडी को बहुत ब्रूटली टच कर रहा था और वांग जी बस विंग के नीचे तड़प रहा था। विंग फिर वांग जी की टी शर्ट को अलग करता है और उस टी शर्ट से वो वांग जी के हाथों को बांध देता है, जो कि उसके सर के ऊपर थे। उसे वो बेड से टाइटली बांध देता है और वांग जी का फेस जो कि बिल्कुल रेड हो चुका था, उसकी अपर बॉडी जो कि विंग के सामने शो हो रही थी और विंग उसके ऊपर पूरी अपर बॉडी पर किस बाइट करने लगता है। वो उसके नेक पर, उसके कॉलर बोन पर, उसके चेस्ट पर और उसकी उस स्टमक पर, जिस पर फैट का नामो निशान नहीं था, उसे किस कर रहा था। वांग जी जो कि डांसर था, उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल थी और बहुत बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी। उसकी जो वेस्ट थी वो बहुत थिन थी। एक तो वो ओमेगा था, ऊपर से वो एक डांसर था, एक एक्टर था, इसलिए उसकी पूरी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट शेप में थी और परफेक्ट थी बिल्कुल। उस पर फैट बिल्कुल ना के बराबर था। जो चीज़ देख कर भी
विंग को कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर एक अजीब सी खुशी मिल रही थी। और वो वांगची की बेली पर किस करता है, बाइट करता है, उसके बेली बटन को हल्का सा निबल करता है और उसके बाद वो धीरे धीरे नीचे जाता है। और वांगची जिसने अपने सर को बिल्कुल ऊपर कर लिया था, उसने अपने सर को ऊपर कर लिया था और उसके माथे से धीरे धीरे पसीना आ रहा था। और वही वांगची अपने बालों को हल्का सा पीछे करता है और विंग धीरे धीरे नीचे जाकर जो वांगची की पैंट थी, उसके जो ट्राउज़र था, उसे अपने दांतों से खोलने लगता है। और विंग जो कर रहा था, वांगची बस अपने सर को पीछे करके विंग की हर एक हरकत को फील कर रहा था। विंग के हाथ अभी भी वांगची की बॉडी पर थे, लेकिन वो अपने मुंह से उसके उस ट्राउज़र को ओपन करता है। और जैसे ही वो उसके ट्राउज़र को ओपन करता है, विंग एक पल के लिए वांगची की ब्यूटी को देखता ही रह जाता है। और फिर उसके बाद वो अपनी नज़रें ऊपर उठाता है, जहाँ उसकी नज़र उस खूबसूरत चेहरे पर पड़ती है। और धीरे धीरे वो उसकी पूरी बॉडी को स्कैन करता है, जिस पर अब विंग ने जो जो आर्ट किया था वो साफ साफ दिख रहा था। वांगची की बॉडी का एक भी कोना ऐसा नहीं था जो विंग ने छोड़ा हो। वहाँ पर हर जगह बाइट मार्क्स थे, हर जगह थे। और उसकी पूरी बॉडी रेड और पिंक कलर में शाइन कर रही थी। विंग फिर अपनी शर्ट के बटन्स खोलता है और उसके बाद अपनी पैंट्स को भी निकाल कर साइड में फेंक देता है। उसके बाद वो वांगची के ऊपर आता है, दोनों के ऊपर ब्लैंकेट डाल देता है। और वांगची जो कि विंग को देख रहा था, और विंग वांगची की आंखों में देखने लगता है और धीरे से कहता है लांजान, जिस पर वांगची बस में जवाब देता है। विंग फिर से कहता है आज के बाद मैं तुम्हारा कोई ब्रदर नहीं हूँ। ये सुनकर वांगची बस एकटक विंग को देखे जा रहा था, जैसे कि वो पूछ रहा हो क्यों। इस पर वांग जैसे उसके सवाल को बिना कहे ही समझ गया हो। वो वांगची के लिप्स पर एक छोटा सा किस करता है और कहता है आज के बाद मैं तुम्हारा अल्फा हूँ, समझे तुम। और गलती से भी अगर तुमने मुझे ब्रदर बोला ना, तो मैं बहुत बुरी पनिशमेंट दूंगा। ये सुनकर वांगची बस अपने सर को हल्का सा ऊपर कर लेता है और ये देख कर विंग उसकी नेक पर किस करने लगता है। और वांगची जो कि अब फिर से जैसे ही अपनी बॉडी से रब करने वाला था, विंग उसकी वेस्ट को पकड़ लेता है। और ये देखकर वांगची अपनी आंखें खोल कर विंग की तरफ देखता है, जिस पर विंग कहता है रुको थोड़ी देर। जिस पर वांगची जो कि रुकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। और वांगची की इस कंडीशन को देख कर विंग धीरे से कहता है मुझे इंजॉय तो करने दो। जिस पर वांगची कहता है प्लीज़ मुझे प्लीज़ कुछ करो, मुझे बहुत बहुत पेन हो रहा है, मैं नहीं कर सकता टॉलरेट। आई वॉन्ट यू, प्लीज़ आई वॉन्ट यू बैडली, मैं तुम्हें फील करना चाहता हूँ। इस पर विंग कहता है अगर तुमने मुझे फील किया, उसके बाद तुम कुछ फील करने लायक नहीं बचोगे। सुनकर वांगची कहता है मैं तैयार हूँ, प्लीज़ इस पेन को ख़त्म कर दो। तो सुनकर विंग कहता है सोच लो, इसके बाद तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा पीछे मुड़ने का, तुम हमेशा के लिए मेरे साथ बन जाओगे। सुनकर वांगची कहता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर प्लीज़ बस इस पेन को हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। ये सुनकर विंग कहता है ऐसे विश। और ये बोलकर वो वांगची के लिप्स को लॉक कर लेता है और फिर वो वांगची के अंदर धीरे से एंटर होता है। और जैसे ही वांगची के अंदर एंटर होता है, वांगची को बहुत बहुत पेन फील होता है। और वो अपने सर को जैसे ही विंग से दूर करने की कोशिश करता है, उसके लिप्स से खुद के लिप्स को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन विंग उसे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता। और उसे बहुत डीपली किस करने लगता है और उसके अंदर एंटर हो जाता है। और वांगची की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, उससे बहुत पेन हो रही थी, उसे ब्लीडिंग हो रही थी क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम था। और विंग उसकी वेस्ट को टाइटली होल्ड कर लेता है और वांगची ने अपने लेग्स को विंग की वेस्ट के चारों तरफ रैप कर लिया था। और विंग धीरे धीरे अपनी बॉडी को मूव करने लगता है। वो बहुत जेंटली ये सब कर रहा था क्योंकि वो भी जानता था कि वांगची का फर्स्ट टाइम है और वो वांगची को इतना हर्ट नहीं कर सकता। लेकिन उसका अल्फा शायद वो अपने ओमेगा को पाकर पूरी तरीके से पागल होने के कगार पर था। और विंग जिसने बहुत टाइम से, करीब 1 साल से अपनी रट को कंट्रोल कर रखा था, वो उस कंट्रोल को लूज़ कर देता है और विंग अपनी
रट में आ चुका था। और वांग जी जो कि खुद अपनी हीट में था, वो विंग की डिमांड कर रहा था, और विंग इनका अल्फ़ा अब उस पर टेक ओवर कर चुका था, और वो वांग जी की हर एक डिमांड को फुलफ़िल कर रहा था। वो उस पूरे रूम में दोनों इंटीमेट हो रहे थे, वो भी बहुत बहुत बैडली। उन्होंने पूरे रूम को तहस नहस कर दिया था। वही वांग जी जो कि जिसका सर अभी अभी नीचे लटक रहा था, और उसकी अपर बॉडी जो कि बेड पर थी और विंग उसके ऊपर था, वो अभी भी उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। वो मल्टीपल टाइम्स ये सब करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ लाइशांग जो कि घर के लिए निकल चुकी थी, बहुत टाइम पहले ही निकल चुकी थी, लेकिन वो ट्रैफिक में फंस चुकी थी। वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ था, उसे ट्रैफिक से निकलते निकलते आधा घंटा लग जाता है। और जैसे ही वो घर पहुँचती है और जैसे ही वो घर के अंदर एंटर करती है, उसे वांग जी के फेरोमोन्स फील होते हैं, स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग, उसके वो सैंडलवुड फेरोमोन्स। और ये फ़ील करके लाइशांग अपनी आंखें बंद कर लेती, क्योंकि यही फेरोमोन्स तो उसके खुद के हैं। हाँ, उसके खुद के भी सैंडलवुड फेरोमोन्स हैं, और वो उन फेरोमोन्स से पूरी तरीके से शॉक थी। उन फेरोमोन्स में हल्की हल्की रोज़ की खुशबू आ रही थी, जो कि यांग यांग के फेरोमोन्स थे। इस वजह से वो उस फेरोमोन्स को बहुत अच्छे से पहचान लेती है, लेकिन तभी उसे उसके साथ एक और फेरोमोन्स फील होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक थे, स्पाइसी थे। और जैसे ही लाइशांग उन्हें फील करती है, वो पूरी तरीके से अपनी ही जगह पर जम जाती है। ये फेरोमोन्स एक अल्फ़ा के थे, और लाइशांग जानती थी कि ये फेरोमोन्स किसके हैं, क्योंकि उसने खुद इन फेरोमोन्स को एक बार फील किया था। ये विंग के थे। जब विंग एक बार गलती से अपनी रट में आ चुका था, तब यांग यांग ने उसे खुद रूम से बाहर निकाल दिया था, और वो खुद विंग के साथ रुकी थी। उसने विंग को बांध दिया था, और उस वक्त लाइशांग ने खुद विंग के फेरोमोन्स फील किए थे। उसे वांग जी घर पे नहीं था, लेकिन लाइशांग थे, और उसने विंग के फेरोमोन्स फील किए थे। उसने उसे स्निफ किया था, इसलिए उसे पता था कि ये फेरोमोन्स विंग के हैं। और उसकी वो अल्फ़ा आइज़ शाइन करती है, क्योंकि उसका अल्फ़ा उसके अंदर का ओमेगा गुस्सा हो चुका था, क्योंकि वांग जी उसका बेटा है। और जो चीज़ अब इस घर में हो रही है, उस चीज़ के लिए वो बिल्कुल रेडी नहीं है। लाइशांग अपनी मुट्ठियाँ कसकर बंद कर लेते, उसे विंग पर बहुत गुस्सा आ रहा था। विंग पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि विंग कैसे कैसे उसके बेटे का फ़ायदा उठा सकता, वो भी इस कंडीशन में। विंग तो वांग जी तो फीवर में था, वो फीवर में था, वो अपनी हीट में था, वो पूरी तरीके से वीक था, और वो अपने आप को नहीं प्रोटेक्ट कर सकता था। लेकिन विंग उसका फ़ायदा उठा रहा है, और ये सोचकर उसे बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने हाथ को सीधा वहाँ पर लेके एक पिलर पर मारती है, जिससे उस पिलर पर लगी एक पोर्ट्रेट नीचे गिर जाती है, लेकिन उसे इस चीज़ का कोई होश नहीं था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, और वो गुस्से से कहती, वी वुशान, तो मैं नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे 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 मासूम से बेटे का फ़ायदा उठाने की। तुम इस घर में लाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे तुम्हें इस घर में नहीं लाना चाहिए था। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हाउ डेयर यू विशाल। तुम बस उस रूम से बाहर निकलो। तुम बस बाहर निकलो, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। लाइशांग बहुत गुस्से में थी, और वो गुस्से में अपने फ़ोन को उठाती है और अपनी दोस्त से कहती है, जल्द से जल्द उसे ढूंढो, वो कहीं भी हो, किसी भी कंडीशन में मुझे वो चाहिए, मुझे यांग चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि घर पे क्या हो रहा है। और ये बोलकर लाइशांग अपने फ़ोन को कट कर देती है, और वो वहीं उसी फर्श पर बैठ जाती है, अपने सर को पकड़ लेती है कि ये क्या हो गया, कितनी बड़ी गलती हो गई उससे। अपने सर को पकड़ कर वहाँ बैठी रहती है। और वहीं वांग जी और विंग जो कि रूम में थे, उन्हें किसी चीज़ का होश नहीं था। लिटरली उन्हें किसी चीज़ का होश नहीं था। दोनों अपनी हीट और रट में बिल्कुल पागल हो चुके थे, और दोनों के दिमाग में सिर्फ एक चीज़ थी, वो थी डिज़ायर, एक दूसरे के लिए डिज़ायर, वो भी बहुत डार्क। और दोनों एक दूसरे के साथ तब तक इंटीमेट होते हैं जब तक दोनों थक कर बेड पर गिर नहीं जाते। सब कुछ बिखरा हुआ था, सोफे पर सारी चीज़ें बिखरी हुई थी, टेबल की सारी चीज़ें बिखरी हुई थी, कांच नीचे फर्श पर गिरा हुआ था, बहुत सारे टॉयज फर्श पर गिरे हुए थे। और वांग जी का जो रूम इतना ब्यूटीफुली शाइन कर रहा था, उसके वो स्टार्स भी ज़मीन पर गिरे हुए थे, और बेड पर वो दो लोग सिर्फ उस चादर के नीचे गिरे हुए थे।
बिल्कुल थके हुए, दोनों के माथे से पसीना बह रहा था। दोनों एक दूसरे की बाहों में बिल्कुल बिखरे हुए थे, निढाल पड़े हुए थे। दोनों की बॉडीज़ पर कपड़े नहीं थे, लेकिन बाइट मार्क्स बहुत ज़्यादा थे। साफ साफ पता लग रहा था कि दोनों ने इस टाइम क्या कुछ नहीं किया है, और उन्हें टाइम का कोई होश नहीं था कि 6 घंटे हो चुके हैं उन्हें इस रूम में बंद हुए, और अब रात हो चुकी है। रात के करीब 10 बज रहे थे, और वहीं विंग और वांगची दोनों गहरी नींद में जा चुके थे। लैंशांग जो कि अपने रूम में बैठी हुई थी, वो यांग की फ़ोटो लेकर फूट फूट कर रो रही थी, और उससे बस बता ही रही थी। हाँ, यांग नहीं थी, लेकिन उसकी फ़ोटो से बात कर रही थी, उसे बता रही थी कि घर पे क्या कुछ हो गया है और वो यहाँ पर नहीं है। कुछ भी संभाल नहीं पाई, कुछ भी हैंडल नहीं कर पाई, और सब कुछ बिल्कुल मैस हो चुका है। वो जहाँ भी है, जैसे भी है, वो जल्द से जल्द घर वापस आ जाए। वो ये सब नहीं हैंडल कर सकती, उसे उसकी ज़रूरत है। लैंशांग ये कहते कहते कब सो जाती उसे खुद पता नहीं चलता। वो वहीं वहीं सोफे पर बैठे बैठे सो जाते। उसके हाथ में जो यांग की फ़ोटो थी वो भी ज़मीन पर गिर जाती, और उसमें जो कांच लगा था वो टूट जाता है, और लैंशांग वहीं सो चुकी थी। वहीं अब हम करीब 2 दिन के बाद का सीन देखते हैं। 2 दिन बाद वांगजी और विंग अपने सेंस में वापस आते हैं। वांगजी तो ऑलरेडी, चूँकि इतना कुछ होने के बाद वो अब उठने की हालत में बिल्कुल नहीं था, और विंग जो कि सुबह सुबह उठता है, और फिर वो जैसे ही उठता है उसे अपने सर में बहुत तेज़ दर्द होता है। पहले सर में, फिर बॉडी में, और विंग अपनी वेस्ट को पकड़कर थोड़ी देर बैठा रहता है। उसे समझ नहीं आता, पहले तो उसका दिमाग काम ही नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे उसका दिमाग प्रोसेस में आता है, वो सारी चीज़ें प्रोसेस करता है। क्या कुछ हुआ है, कैसे हुआ है, उसे सब कुछ याद आता है। कैसे वो वांगजी के रूम में आया, कैसे उसने वांगजी की केयर की, और कैसे वांगजी अपनी हीट में गया, और उसके बाद कैसे विंग और वांगजी के बीच सब कुछ हुआ। उसे सब कुछ याद आता है। जैसे उसे सब कुछ याद आता है, विंग की आंखें एक झटके से खुल जाती है, और उसे अपनी नेक में बहुत तेज़ पेन फील होता है, और वो अपनी नेक पर हाथ रखता है तो उसे थोड़ा सा ब्लड अपने हाथ पर दिखता है। और जब वो वांगजी की तरफ अपनी नज़रें घुमाता है, क्योंकि उसे फील हो रहा था कि वांगजी कहाँ सो रहा है, वो जैसे ही वांगजी की तरफ अपनी नज़रें घुमाता है, वो देखता है कि वांगजी उसकी तरफ पीठ कर सो रहा है। वांगजी की वो बैक, जिस पर बहुत सारे बाइट मार्क्स थे जो कि विंग ने ही दिए थे, साफ साफ दिख रहे थे, और विंग की देखकर अपने सर पर हाथ रख लेता है कि उसने क्या कर दिया। वो क्या जवाब देगा सबको, वो क्या जवाब देगा अपनी आंट को जो उसके भरोसे वांगजी को छोड़ कर गई थी, और उसने क्या कर दिया। और विंग जो कि ये सब सोच रहा था, वो फिर उस पूरे रूम को देखता है। हाँ, उसे देखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो फिर भी देखता है, क्योंकि उसे पता था कि उसने अब क्या मैस कर दिया है। उसने बहुत बड़ा मैस कर दिया है जिसे वो नहीं संभाल पाएगा। लिटरली वो इस पूरे मैस को अकेले हैंडल नहीं कर सकता। और विंग फिर धीरे से बेड से उठता है। उसने कुछ भी नहीं पहना था। वो पास से ही एक टॉवल लेता है, और उसे लेकर वो वॉशरूम में जाता है। और फिर वो वांगजी के एक कबर्ड से, क्योंकि उसके वांगजी के जो रूम था उसके कबर्ड में विंग के कपड़े भी कुछ पड़े हुए थे, जो कि लैंशांग ने एक बार गलती से रख दिए थे, और वो उसे वापस विंग के रूम में रखना भूल गई थी। इसलिए वहाँ पर विंग के कुछ कपड़े थे, उसकी पैंट शर्ट थी, और विंग उन कपड़ों को लेता है और वॉशरूम में जाता है और नहाकर बाहर आता है। विंग फिर मिरर के सामने खड़ा होता है और अपनी कॉलर को हल्का सा साइड कर देखता है, तो वहाँ पर मार्क था जो कि वांगजी ने उसे दिया था, जहाँ पर एक क्लाउड का मार्क बना हुआ था, जिस पर एक छोटा सा क्राउन भी था, और ये उसके ओमेगा ने उसे मार्क किया था। और ये देखकर विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे लिटरली खुद पर गुस्सा भी आ रहा था, और उसे यकीन भी नहीं हो रहा था कि वो अब एक मार्क्ड
अल्फा बन चुका है, कहाँ वो इन रिश्तों से भाग रहा था और कहाँ वो इन सब में फंस चुका है। फिर वो वांगजी को देखता है और उसके पास जाता है और वो धीरे से उसके फोrehead पर हाथ रखता है। अब उसे वांगजी को टच करना, जैसे उसे पहले वांगजी को टच करना हमेशा गलत लगता था, उसे वांगजी को टच करना अजीब लगता था, लेकिन अब उसे ऐसा कुछ नहीं लग रहा। उसे वांगजी के अंदर से अपने खुद के फेरोमोन्स फील हो रहे थे। और जब वो वांगजी को जैसे ही तो उसके फोrehead को टच करता है, वांगजी टर्न हो जाता है और अब विंग वांगजी का मार्क देख पा रहा था। वांगजी के नेक पर एक लोटस का मार्क बना हुआ था, जो कि रेड कलर का था, डार्क रेड कलर का, जो कि किसी टैटू की तरह उसकी कॉलर बोन पर बना हुआ था। ये देख कर विंग अपनी आंखें एक बार और बंद करता है और खुद को अपने ही मन में बहुत ज़्यादा कोसता है, क्योंकि वो वांगजी को मार्क कर चुका था। और विंग धीरे से कहता है, लॉन, हे वो शान, ये तुमने क्या कर दिया, तुमने क्या कर दिया, तुम खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए, क्यों तुम इस छोटे से ओमेगा की वजह से बहक गए, क्यों। विंग थोड़ी देर खुद को सुनाता है, लेकिन जब वो वांगजी के उस मासूम से चेहरे को देखता है, ये देखकर विंग कुछ पल के लिए बस वांगजी के चेहरे को देखता रह जाता है। हालांकि किसकी वजह से वांगजी के लिप्स हल्के हल्के फ्लफी हो चुके थे, जिस वजह से वो और भी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहे थे। अब विंग ना चाहते हुए भी हल्का सा झुकता है और वांगजी के लिप्स पर एक किस कर देता है और फिर वो पीछे उठता है। विंग पहले खुद से कहता है, विंग ये तुमने क्या किया, तुमने इसे फिर से किस कर दिया। लेकिन फिर विंग खुद से ही कहता है, लेकिन अब ये मेरा ओमेगा है, मैं जब चाहे तभी से किस कर सकता हूँ, मैं जब चाहे वो कर सकता हूँ, ये अब मेरा है। हम मार्क्ड हो चुके हैं दोनों एक दूसरे से। और ये बोलकर विंग अपने सर पर हाथ रखकर कहता है, विंग विंग विंग, हाँ, अभी तो ये होश में नहीं है, अभी तो सिर्फ तो खुद से लड़ रहा है, फिर तुझे सबसे लड़ना पड़ेगा। तो क्या करेगा विंग, और तुझे इसे भी तो समझाना पड़ेगा, ये अभी बहुत बहुत छोटा है, ये अभी कॉलेज में गया है, और तुम 24 साल के हो, तुम इससे बहुत बड़े हो। विंग खुद को बहुत ज़्यादा डांटता है और फिर उसके बाद वो उस रूम से बाहर जाता है। और जैसे ही विंग दरवाज़ा खोलते ही विंग 2 कदम पीछे लेता है, 2 कदम, क्योंकि उसके सामने लैंशांग खड़ी थी, जिसकी ओमेगा आइज शाइन कर रही थी बहुत ब्रूटली। और कमरा खोलते ही जो अल्फा और ओमेगा फेरोमोन्स की एक साथ मिली जुली सेंट बाहर आती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आप बताइए आपको ये पार्ट कैसा लगा, और हाँ, विंग की कंडीशन देखकर किस को उस पर हंसी आ रही है, लिटरली मुझे बहुत हंसी आ रही है। तो आप लोग बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, कमेंट करना ना भूले। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।